हैं इस चैप्टर 12 में, अध्याय 12 में सबसे पहले बेसिक बातों को जानेंगे, जिस बातों पर ये पूरा एक्सरसाइज आधारित है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये इसका जो पार्ट का नाम जो है चैप्टर का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स ये होता क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये जो चीजें हैं, सरफेस एरिया हो गया, चाहे वॉल्यूम हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन हो गया, ये ठोस आकृतियों का होता है। किसका? ठोस आकृतियों का। अब दिमाग में आया कि ठोस आकृतियां किसे कहते हैं, तो ऐसी सभी आकृतियां जिनमें जो स्थान को घेरती हैं, अपने अंदर कुछ स्थान को क्या करती हो, घेरती हो। ऐसी आकृतियां जो अपने अंदर क्या करती हो, चारों ओर से, मतलब उनका चारों ओर से उनके अंदर कोई स्थान होगा, उस स्थान क्या करती होंगी, घेरती होंगी। तो ऐसी सभी आकृतियां जो होती हैं ठोस कहलाती हैं। और अगली अगर बातों में अगर इसको समझा जाए, अगर दूसरे शब्दों में अगर इस चीज को समझा जाए कि ठोस आकृतियां क्या होती हैं, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसी आकृतियां जिनमें 3 विमाएं होती हैं। कितनी विमाएं? 3 विमाएं। 3 विमाएं मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं 3D फिगर, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई को मोटाई भी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, गहराई बोलते हैं। तो इनमें जब 3 विमाएं होती हैं तो वो कहलाती हैं ठोस आकृतियां। ठीक, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है ये ठोस आकृतियों का ही होता है, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब ये बात हम अगला कड़ी में समझेंगे कि इन ठोस आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियों का अध्ययन करना है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो सबसे पहले अध्ययन करना आपको घन का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। फिर अध्ययन करना है किसका, घनाभ का, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड। और इसके बाद शंकु का, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोन। फिर पढ़ना आपको शंकु, ये तो छूट रहा है, बेलन पहले लिख लें, बेलन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिलेंडर। इसके बाद पढ़ना आपको गोला, जिसको बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, इन सभी ठोस आकृतियों का इसमें मुख्य रूप से अध्ययन करना है। ठीक, किनका किनका, घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला का। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं, आज समझने वाले हैं घन को। ठीक है, सबसे पहले किसको समझेंगे, घन को। घन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो ठोस आकृतियां होती हैं उनमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घन में भी 3 विमाएं होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अगर कोई पूछे घन का डेफिनेशन, तो आप बोल सकते हैं कि एक ऐसी ठोस आकृति जिसको तीनों विमाएं अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों विमाएं एक समान माप की होंगी। तीनों विमाओं का माप क्या होगा, एक समान होगा, तो उसे हम बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं उसको, घन। चाहे इसको अगर डेफिनेशन लिखते ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसी 3D आकृति जिसकी तीनों विमाएं एक समान माप, मतलब उनका मेजरमेंट जो होता है तीनों विमाओं का, लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का। तीनों विमाएं लिखने का मतलब है यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन्हीं को हम विमा बोलते हैं। ठीक है ना, इन तीनों विमाएं जो होती हैं एक समान माप की होती हैं, मतलब तीनों को मापने पर क्या होगा, एक ही आएगा, एक ही माप होगा। जैसे अगर एक फिगर आउट करें तो कभी भी ये भी समझ लीजिए कैसे हम क्या बोलते हैं घन बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक वर्ग बना लीजिए, यह एक क्या है, वर्ग है। अब इधर से छोड़ के चाहे या तो इधर बढ़ा करके, तो मैं इधर करके और आसान रहेगा। तो इधर जितना छोड़ के, कुछ छोड़ करके, ऊपर से कुछ जगह छोड़ करके एक सीधी लाइन नीचे की तरफ खींचिए। ऊपर जितना छोड़े हैं ना यहाँ से यहाँ तक, उतना ही आपको छोड़ना है, इस लाइन से आगे तक लेकर जाना है। तो सपोज दैट इतना मैंने छोड़ा था ऊपर यहाँ से। ठीक है, अब जितना इधर से इधर छोड़े हैं उतना ही इस लाइन को इस वाले से
इस वाले से उतना ही आगे बढ़ा देना है। मान लीजिए यहाँ तक आ गया, फिर इसको नीचे लाइए और इसको इससे मिला दीजिए। फिर ये कोण जो इनका वर्टेक्स है, शीर्ष है, शीर्षों को क्या कर देना है, मिला देना है। इस प्रकार से बनी जो आकृति हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, घन होगी। घन में बोला गया है उसकी क्या होती है, तीनों जो होती है विमाएं, 3D फिगर ऐसा होता है जिसको तीनों विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। ये मान लीजिए इसकी लंबाई है, इस मान लीजिए ये हो गया आपका 12 मीटर, ठीक। ये हो गया आपका चौड़ाई, ये भी हो गया कितना, 12 मीटर। ये जो है ये चौड़ाई है, क्या ये चौड़ाई कितना मीटर है ये, और ये जो है इसका ऊंचाई है, ये भी जो है आपको कितना है, 12 मीटर। तो कितने, गुप्ता क्या सोच रहे हो, तुम सोच सकते हो कि तो इसका माप क्या होगा, उतना ही होगा ना, इसका माप क्या होगा, ये भी तो उतना ही होगा ना, सारा उतना ही होगा। तो मतलब ये सारे जितने कोर इसमें दिख रहे हैं, सारे कोर एकदम सेम टू सेम एक ही माप के होंगे। समझ में आया? तो ऐसे फिगर जब होता है तो उसे बोलते हैं हम घन। जैसे एक जो आता है वो क्यूब आता है जो मिलाने वाला, कलर मिलाने वाला होता है, तो घन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल उसको समझ सकते हैं। ऐसे कुछ चाक के डिब्बे भी होते हैं, आजकल तो घनाभ के टाइप में भी चाक के डिब्बे आ रहे हैं, लेकिन पहले जो आता था ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए तो अक्सर वो घन के टाइप का होता था। सिंपल सी बात यह है कि एक ऐसी ठोस आकृति, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसको तीनों विमाएं अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान माप की होती हैं, तो वही क्या कहलाता है, घन कहलाता है। अंडरस्टैंड? चलिए अब जो है, अब हम घन के किन किन, अब जो तीन त्रिविमीय आकृतियां होंगी इनके किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे, तो ये होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले समझते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में समझना है, सरफेस एरिया के बारे में समझना है। तो कोई भी जो त्रिविमीय आकृति जो होती है, उस त्रिविमीय आकृति का जो एक इसका सतह होता है, एक इसका क्या होता है, सतह। मतलब किसी भी त्रिविमीय आकृति का, जैसे मान लीजिए कि ये घन ही हो गया, घन के जो कोर है, जैसे मान लीजिए एक कोर ये हो गया, फिर ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, इनके बीच का जो समतल क्षेत्र है, क्या है वो, समतल जो क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको, पृष्ठ। तो देखा जाए अगर पृष्ठ किसे बोलते हैं, जो ठोस आकृतियां होती है, ठोस आकृतियों के जो कोर होते हैं, उनके कोर के बीच का जो क्षेत्र होता है वही क्या कहलाता है, पृष्ठ कहलाता है। तो अगर घन में देखा जाए तो कितने पृष्ठ होते हैं, तो देखिए ये आगे वाला हो गया एक, ये इसी के पीछे भी होगा ना एक, दो है, ऊपर वाला हो गया 3, ऐसे नीचे होगा 4, इस बगल में 5 और इस बगल में 6। कितने पृष्ठ हुए, 6 पृष्ठ हुए ना। और ये बताइए इसका एक पृष्ठ किस आकृति का है, वर्ग की आकृति का। समतल है तो वर्ग आए थे सब समतल ही होते हैं ना, तो वर्ग की आकृति, क्यों, क्योंकि इसकी सभी चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो कितने पृष्ठ हो रहे हैं टोटल, अच्छा वो एक ही साइज के वर्ग बन रहे हैं ना, इसलिए आप कह सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे एक का कितना होता है, a स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर होता है। तो आप कह सकते हैं 6 गुणे भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं, चाहे 6a स्क्वायर बोल सकते हैं। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्यों 6a स्क्वायर होता है, क्यों 6a स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होता है एक समान होता है। तो उसके जो वर्ग के आकार का होता है, तो वर्ग की एक भुजा ये मान लिया जाए तो इसका क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर, ऐसे 6 हो रहा है तो कौन हो जाएगा 6a स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ओके, ये हो गया आपका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नाम सुनने को मिलता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, ये इसको आप कह सकते हैं घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। संपूर्ण का मतलब ये होगा चारों तरफ से, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सारे चारों तरफ से कुल मिला जुला के जो क्षेत्रफल होता है वही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अक्सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात उसमें की जाती है, बेलन में की जाती है, सिलेंडर में की जाती है और शंकु में की जाती है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाती है। ठीक है, वैसे अगर केवल घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की तो समझिए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसी को आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात है? yes, sir। जब उसको सिलेंडर पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो गया। अब जो है घन का क्या पढ़ना है हमको, आयतन। घन का आयतन, देखिए घन का आयतन जो होता है
क्यों मतलब घन हो गया आयतन, घन का आयतन जो होता है इसके तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है। किनका? तीनों भुजाओं। सॉरी तीनों भुजाएं नहीं बोलेंगे, तीनों विमाएं। क्या? तीनों विमाएं मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेकिन दरअसल बात यह है कि हम यहाँ अलग अलग नाम दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं अलग अलग नाम देने का, क्योंकि तीनों विमाओं का माप क्या होता है? एक बराबर होता है। किसके तीनों विमाओं का माप? घन के। किसके तीनों विमाओं का माप? घन के तीनों विमाओं का माप एक ही होता है। इसीलिए क्या किया जाता है? ए मान लिया जाता है। ए मानने का मतलब ये एक चर पद है, वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे कुछ भी आपका आ सकता है, 2-2 सेंटीमीटर आ सकता है, जैसे यहाँ 12-12 मीटर हो गया सबका, 22-22 मीटर दे सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो हमने उसको सबका एक है तो हम ए मान लेते हैं, उसको एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो इस मतलब क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ठीक है। कहीं कहीं आपको बताया जा सकता है भुजा क्यूब भी बोला जा सकता है, उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात? लेकिन ये चाहे ए क्यू हुआ चाहे भुजा क्यू हुआ, पनपा किससे है? इसी से, एल इंटू बी इंटू एस से। क्यों पनपा है? क्यों ए क्यू हो गया है? क्योंकि सभी का मान क्या होता है? एक समान होता है, तो हम ए मान लेते हैं, तो वही ए क्यू हो सकता है, ए क्यू हो जाएगा। समझ में आया ना? ओके। अब देखिए, अब इसके बाद तो ये हो गया आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन। ठीक है। इसके बाद अगर एक बात और किया जाए घन के विकर्ण का, किसका बात किया जाए? घन का विकर्ण क्या होता है? तो घन का विकर्ण भी देख लीजिए। घन का सिलेबस में है नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं। घन का विकर्ण क्या होता है? का जो विकर्ण होता है भुजा कर्णी में 3 होता है, या इसको ये बोल सकते हैं घन का जो विकर्ण होता है a√3। ठीक है। घन का विकर्ण क्या होता है? a√3 होता है। ए क्या है इसका? कोई कोर है। ये सारे कोर क्या होते हैं? एक ही बराबर होते हैं, तो a√ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से घन के 3 फार्मूले यहाँ पर मिले हुए हैं। कौन कौन से? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। घन का आयतन a क्यूब, फाइनली ये याद करना है आपको, a क्यूब। घन का विकर्ण a√3। अब विकर्ण क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। विकर्ण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये वाला शीर्ष दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये पीछे वाले भाग से लगा हुआ शीर्ष है ना, और यहाँ देखिए नीचे आ जाइए, ये आगे वाले भाग से लगा हुआ शीर्ष है ना। अब इस पीछे वाले शीर्ष से ये आगे वाले शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा है यही कहलाती है विकर्ण। तो कोई यदि पूछे किसी भी घन का जो विकर्ण होता है, कोई यदि पूछे कि किसी भी घन में अधिकतम हम कितने लंबाई की वस्तु रख सकते हैं, कोई पूछता है यदि किसी भी घन में, कोई भी घन है उसमें अधिकतम हम कितना लंबा वस्तु रख सकते हैं, तो सीधे सिंपल उसका आंसर देना है कि किसी भी घनाकार जो चीज है, घनाकार कोई बॉक्स है, घनाकार कोई टंकी है, उसमें अधिकतम लंबाई की जो वस्तु होती है वो रखी जा सकती है उसके विकर्ण के बराबर। क्या? उसके विकर्ण के बराबर। मतलब घन के अंदर अधिकतम लंबाई की वस्तु जो होती है उसके विकर्ण के बराबर होती है, या अधिकतम उसके विकर्ण के बराबर ही रखी जा सकती है। समझ में आया? इसको चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो घर पर जाएंगे तो अगर घन के आकार कोई अगर वस्तु होगा तो उसमें देखेंगे, तो अगर सीधे ऐसे रखेंगे तो जैसे हमारे एकदम नाप लेना, एकदम इतना एकदम उसमें अट जाए, घुस जाए ऐसे, और फिर उसके विकर्ण से नापना, तो देखना है क्या पड़ जाएगा, तब छोटा पड़ जाएगा। घन विकर्ण क्या हो जाएगा? बड़ा। और उस विकर्ण से बड़ा कोई दूसरी वस्तु उसमें अट ही नहीं सकती। समझ में आया? तो मतलब किसी भी घन में रखी जा सकने वाली सबसे अधिकतम लंबाई की जो वस्तु होती है उसके विकर्ण की लंबाई की क्या होती है? बराबर होती है। समझ में आया? तो ये 3 फार्मूले हुए। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? अब जो है, अब क्या समझना है? अब घनाभ। तो ये 3 फार्मूले को उतार लो। ये बोले हैं क्या? ठोस आकृतियां लिखेंगे? नहीं, ठोस आकृतियां नहीं लिखेंगे। ठोस आकृतियां वही होती है, लिख लो जी, ऐसी आकृतियां जिनमें 3 विमाएं होती हैं तथा स्थान घेरती हैं। ऐसी आकृतियां जो स्थान घेरती हैं तथा 3 विमाएं होती हैं। सबसे पहले जो है घनाभ को समझ लेते हैं, घनाभ का फिगर कैसे बनता है। तो घनाभ में सबसे पहले क्या करिए, एक बना लीजिए रेक्टेंगल, एक आयत। ठीक है, एक आयत बन गया है। ठीक इसी लंबाई चौड़ाई के एक आयत और बनाना है। लेकिन उस आयत को बनाना कैसे है? ऊपर वाले जो कोर है उसको छोड़ के नीचे से, और इधर वाले को छोड़ के इधर से। अब जितना इधर से करेंगे और जितना ऊपर से छोड़े रहेंगे आप,
ये ध्यान देना, इधर से जितना छोड़े रहेंगे उतना ही इधर हमको छोड़ करके इसको खींचना है, यहाँ तक ला दीजिए। जैसे जितना स्पेस यहाँ है उतना स्पेस यहाँ से तक होना चाहिए, अंडरस्टैंड। ऊपर जो डिस्टेंस है ये बीच का, उतना ही डिस्टेंस नीचे भी रखिए, ज्यादा नीचे नहीं आना है हमको। फिर इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, अंडरस्टैंड। अब क्या है, अब आपको इस शीर्ष को मिला देना है, यहाँ से इस शीर्ष को, यहाँ से इस शीर्ष को, और यहाँ से इस शीर्ष को। ये बन गया एक परफेक्ट क्यूबॉइड घनाभ बन गया। इसमें जो है इसको हम मान लेते हैं ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ है, और ये इसका हाइट है। डेफिनेशन की बात करें तो क्यूबॉइड जो होता है 3D फिगर होता है। क्या 3D जो मैंने शब्द यूज किया, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। कितने लोग डायमेंशनल भी बोलते हैं। तो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिविमीय। त्रि का मतलब क्या होता है? 3, और विमी का मतलब होता है विमाएं। ठीक है, विमाएं क्या होती हैं? जैसे जो हम मापते हैं किसी लंबाई को, तो किसी चीज को, तो उसकी जो मापते हैं, मापने के लिए जिन चीजों का हम यूज करते हैं और उनको जिस रूप में जानते हैं, वही उसकी बीमा कहलाती है। ठीक है, जैसे बीमाओं की अगर बात करें तो बीमाएं 3 होती हैं। कितनी बीमाएं होती हैं? 3। एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, और एक क्या होती है? ऊंचाई। तो जो ठोस आकृतियां होती हैं प्रायः उसमें 3 बीमाएं होती हैं 3D। इसलिए तुम कभी मूवी को देखे होगे, तुम लोगों ने सुना होगा कि मूवी जो होती है 3D मूवी होती है। फिर माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 3D मूवी क्या होती है। मतलब अगर तुम मैथमेटिक्स पढ़े हो तो उस चीज का आकलन कर सकते हो। मतलब उस मूवी में क्या होगा, जो भी फिगर आउट होंगे, जो भी चीजें दिखाई जाएंगी, जो भी आकृतियां दिखाई जाएंगी, उसमें उसकी लंबाई भी पता चलेगी, चौड़ाई भी पता चलेगी, और उसकी मोटाई भी पता चलेगी। या तुम ऊंचाई बोल सकते हैं, तो गहराई बोल सकते हैं। ये सारी चीजें लगेगा कि हाँ तुम रियल में वो चीजें देख रहे हो। ठीक है, 2D में क्या होता है, वैसे बस लंबाई चौड़ाई का ही बोध हो पाता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। जैसे मान लो कि मुझे देखा जाए मैं कितना मोटा हूं, तो तुम मुझे मोटा यहाँ से तुम नहीं बता सकते मैं कितना मोटा हूं। तो मेरी बस लंबाई देख रहे हो और मेरी चौड़ाई देख रहे हो, ये मेरे चेस्ट की चौड़ाई है। मोटाई कितनी है, जब ये वाला शो अप होगा ये, तब ये क्या हो जाएगा, इसकी मेरे बॉडी क्या है, ये मोटाई है। और ये चीज शो अप होता है 3D जब होता है 3D जो मूवी होती है, 3D वीडियो होते हैं, उसमें इन चीजों को भी शो अप कर दिया जाता है, पता चल जाता है, मतलब किसी न किसी रूप में। समझ में आया? तो ये होता है चीज 3D, 3 डायमेंशनल, मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मेंशन हो, तीनों उसमें दिए गए हो। ऐसी ही जो त्रिविमीय जो आकृति, एक ठोस आकृति, एक बात याद रखना है कि जो 3D फिगर्स होते हैं वो ठोस ही होते हैं। क्या होते हैं? ठोस। इसमें लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा, और हाइट भी होगा। हाइट को और भी नामों से जानते हैं, जैसे डीपनेस, कितनी गहराई है, ठीक है ना, थिकनेस, कितनी मोटाई है। तो हाइट को आप मोटाई भी कर सकते हैं, ऊंचाई को मोटाई भी कर सकते हैं, ऊंचाई को गहराई भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड है? तीनों एक ही चीज है। अब बात करते हैं कि अब घनाभ कहेंगे किस वाक्य में जिसमें तीनों बीमाएं हो, तो कौन सी तीनों बीमाएं वाली घनाभ हो, क्योंकि घन भी तो होता है। तो घन और घना में डिफरेंस क्या है? दरअसल घन में भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, लेकिन उन तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, उसकी इक्वल होती है, एक समान होती है। इसे पहले पढ़ चुके हैं। और ये जो घनाभ है, तो घनाभ में क्या होगा, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक समान नहीं होगा, तीनों क्या होंगे, भिन्न भिन्न माप होंगे। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इन तीनों में से कोई 2 बराबर हो, लेकिन तीसरा उसके बराबर नहीं होगा। ये भी 100% है। मतलब तीनों एक समान माप के नहीं हो सकते, तीनों का माप क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। या तो मतलब 2 एक समान होंगे, तीसरा उसके समान नहीं होगा, लेकिन तीनों एक जैसे एक माप के नहीं हो सकते। तो वही कहलाते, वही जो 3D फिगर जो होता है वही कहलाता है क्यूबॉइड, वही क्या कहलाता है, घनाभ। समझ में आया? अब घनाभ की हम बात कर लेंगे। क्या घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और घनाभ का विकर्ण क्या होता है। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कोरों के बीच के जो समतल भाग होते हैं वह पृष्ठ होता है। तो ऐसे घनाभ में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है, इसका मतलब ये हुआ घनाभ के चारों तरफ के क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो मतलब घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, अगर बात किया जाए तो 6 होंगे।
एक इसी के पीछे जस्ट इतने बराबर होगा 2 पृष्ठ, ऊपर 3 नीचे 4, इधर बाएं 5 दाएं 6 पृष्ठ इसमें होंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करने का मतलब ये है तो उन 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, क्या 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, समझ में आई बात। अब 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कैसे निकाल, अगर ये आवश्यकता क्यों है क्षेत्रफल निकालने की, इससे दिमाग में एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस लिए हम पढ़ रहे हैं, क्या जरूरी है हमें इस चीज को जानने की, क्षेत्रफल निकालने की। आखिर कुछ जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका हमें लाइफ में यूज भी तो होना चाहिए। हाँ, इसका यूज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स का खोल बनाना है, बॉक्स का क्या करना है, खोल बनाना है। चारों तरफ से बॉक्स उसमें उस खोल में क्या हो जाए, पैक हो जाए, और खोल जो है उसका एक्स्ट्रा ना हो, एकदम चिपक जाए अच्छे से, चारों जो उसके सतह है, जो सभी इसके फलक हैं, जो सभी इसके पृष्ठ सभी पृष्ठों को चिपका है, वो कोर से कोर मिला रहे हैं, तो फिर कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अब इस चीज का पता करने के लिए ही हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता है। अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जानते हैं अगर, तो हम आराम से पता कर लेंगे कि उस बॉक्स को बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, और हम उतना कपड़ा लेकर के बॉक्स को हम आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ना हमारा ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, ना कपड़ा हमारा बचेगा, ना घटेगा। समझ में आया। तो इन चीजों का यूज करने के लिए हम क्या करें, जैसे मान लीजिए और भी चीजें हो गई, जैसे कि मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, कमरा है, कमरे को क्या करना है, हमको पेंट कराना है, ठीक, कमरे को पेंट कराना है। एक तरह से मान लीजिए कमरे में ये जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं, इन सबको नगण्य माना जाए, उनको ना ऐड किया जाए। तो हमें पता करना हो कि कमरे को पेंट कराना है, तो कमरे को पेंट कराने में खर्च कुल कितना आएगा, ये बात हुई, ठीक है। अगर जो पेंटर है वो पेंटर आकर के कह रहा है कि देखिए मैं 1 वर्ग मीटर चाहे कहिए चाहे 1 स्क्वायर फीट जो हम पेंट करेंगे उसका मैं 20 रुपए लेता हूं, वर्ग मीटर मानिए 1 वर्ग मीटर पेंट करने कितना लेता हूं, 20। तो फिर हमें ये पता करना, और ये भी वो कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर पेंट करने में इतना पैसा खर्च आएगा। तो फिर हमें पेंट खरीदना है अपने कमरे को पेंट कराने के लिए, तो हमें पहले ये अंदाजा पता होना चाहिए ना, हमें पता लगना चाहिए ना कि हमारे कमरे में कितने पेंट लगे, उतना ही खरीद करके हम लाएंगे, ताकि ना घटे ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, और घटेगा तो फिर दोबारा खरीदना पड़ेगा। अंडरस्टैंड है। तो अब इस चीज को क्लियर करने के लिए कि हमें कितना पेंट लगेगा या हमें इस कमरे को पेंट कराने में कितना खर्च लगेगा, इन चीजों का पता तभी हम कर पाएंगे जब हम इस चीज का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। और यही चारों दीवारें ही उस कमरे की पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर उसमें छत को और फर्श को न जोड़ा जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फर्श को केवल नहीं जोड़ते हैं, छत भी क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो उसके लिए भी कमरे के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा ना। फिर छत को हम ऐड करना चाहेंगे तो छत हमारा आयत के आकार का बन जाएगा, चाहे जिस भी आकार का होगा उसका अलग क्षेत्रफल निकाल के उसमें ऐड कर लेंगे। समझ में आया ना। इन सब चीजों की के लिए, नॉलेज के लिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आई बात। चलिए, तो अब हमको इसलिए अब हम चलते हैं एक एक फार्मूले को समझते हैं। सबसे पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी पहले लिख लेते हैं। तो देखिए, इसमें लंबाई को L से इंडिकेट करते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से, ठीक है ना। गहराई रहेगा तब भी H से। समझ में आया ना। तो अब देखिए, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, इसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, घनाभ की। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, नीचे लिख रहा हूं, ये होता है 2 इंटू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HH, ठीक है ना। मतलब आपका 2 स्मॉल ब्रैकेट में आप L का वैल्यू रखेंगे, B की वैल्यू रखेंगे, कुछ भी नहीं सिंबल, तो बीच में क्या लगा देंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे लगा करके सबसे पहले क्या, सारे में मान रखने के बाद सारा गुणा कर लेंगे पहले, फिर सबको जोड़ लेंगे, फिर जोड़ने के बाद जितना आएगा फिर तब जाकर के 2 में उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आपका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। और कभी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो वर्ग इकाई में निकाला जाता है। वर्ग इकाई क्या लिखा मैंने यहाँ पे, अच्छा, वर्ग इकाई लिखने का मतलब क्या है, मतलब जितना आएगा उसको वर्ग में लिखना है। इकाई का मतलब आपका इकाई के स्थान पे सेंटीमीटर भी आ सकता है, इकाई के स्थान पे मीटर भी आ सकता है, इकाई के स्थान पे फीट भी आ सकता है।
समझ में आई बात? Yes. तो इस प्रकार इसलिए मैंने इकाई को कर दिया यहाँ पे। तो इकाई का मतलब ये हो गया कि वही जो मात्रक है जिससे हम चीजों को मापते हैं, तो उसको जो भी रहेगा उसको हमको किस में लिखना होगा? वर्ग में लिखना होगा। क्लियर इट? अब बात करेंगे हम इसके आयतन की। अब सोचिए आयतन की क्या आवश्यकता है पढ़ने की? आयतन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम। ये वॉल्यूम की क्या आवश्यकता है पढ़ने की, है ना? जैसे देखिए अब मान लीजिए आपको कोई बर्तन बनाना है, 2 लीटर का बर्तन बनाना है। कितने लीटर का? 2 लीटर का। या मान लीजिए आपको 50 लीटर का बर्तन बनाना है, ठीक है? तो आप कैसे पहले ही जानेंगे कि हम कितना लंबाई रखें, कितना चौड़ाई रखें, कितना ऊंचाई रखें कि हमारा 50 लीटर का बर्तन बन जाएगा? ये अगर ये जो है इस चीज को पहले हमको जानना पड़ेगा ना, कितना लंबाई रखें, कितना चौड़ाई रखें, कितना ऊंचाई रखें, कितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में रहेगा तो हमारा 50 लीटर का बर्तन होगा। हाँ, कि वैसे ही आप बनाने लग जाएंगे और 50 लीटर का बर्तन आपका बन जाएगा? नहीं ना। आपको एग्जैक्ट 50 लीटर का बर्तन बनाना है तो पहले आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को कैलकुलेशन करना होगा, फिर उसका आयतन निकालना होगा। देखा जाएगा हाँ इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई और इतनी ऊंचाई लेने पर 50 लीटर का वो आ जा रहा है, बन जा रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का क्या करेंगे, हम बना देंगे उस बर्तन को। तो 50 लीटर उसमें क्या हो जाएगा, आने लगेगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि तो हम कैसे पता करेंगे 50 लीटर का है? तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा उसका आयतन। क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। चलिए अगर ये एग्जांपल अच्छे से नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि एक टंकी बनाया जा रहा है, ठीक है? और जैसे कि पानी की टंकी बनाई जा रही है, ओके? पानी की टंकी में हमको क्या करना है, पता करना है कि इस पानी का टंकी बनने के लिए तो बन गया है, लेकिन अब कितना लीटर पानी आएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई न कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जिस तरीके को अपनाते हैं, जिस विधि को अपनाते हैं, उस विधि के अंतर्गत हम आयतन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? आयतन। तो हमें पता चल जाएगा उसमें कितना लीटर पानी आएगा। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए आयतन का महत्व तो समझ में आया ना, कहां पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज होता है, कोई भी मापने वाली जो चीज होती है, जैसे कप बनाया जाता है, या मापने के लिए जो लीटर वाला बनाया जाता है, ये सब चीजें जो बनाई जाती हैं ये सब इसी पर आधारित होती है। इसी पर कप में कैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो कप जो होता है बेलन के भी आकार का होता है, और भी कई तरह के अपनी आकृतियों के आधार पर उनको उसका मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है? लेकिन उसमें भी मेन क्या होता है, आयतन की बात होती है। अगर हमें 200 मिलीलीटर का कप बनाना है तो पहले हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हम कप का व्यास कितना रखें, कप का हाइट कितना रखें कि हमारा 200 मिलीलीटर उसमें पानी चाहे जो भी है आ जाएगा। पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करेंगे उसका आयतन निकालेंगे। हाँ इतनी लंबाई को, इतनी हमको लंबाई को, चाहे चौड़ाई को, चाहे ऊंचाई को, या जो भी है उसका, जो भी हमारा जो उसका कोर होगा, चाहे जो भी उसकी बीमाएं होंगी, उनको पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, उसका आयतन निकाल देखेंगे। हाँ इतना बीमाओं के रखने पर, कैलकुलेशन करने पर इसका आयतन आ जा रहा है इतना, फिर उतने ही का ही हम पूरा सेट कर देंगे। उतना ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होगा क्या करेंगे, रख लेंगे। हमारा कप क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। समझ में आया? इन सब चीजों के लिए हमें आयतन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम आयतन को निकालना सीखते हैं। तो आयतन का कैसे निकाला जाता है? एक घनाभ के लिए, घनाभ के आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? जैसे घनाभ के आकार कोई चीज, उसका आयतन कैसे निकालेंगे? तो उसका आयतन के लिए सूत्र होता है L इंटू B इंटू S, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो इसका लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों को गुणा करेंगे तो इसका आयतन हमको क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। क्लियर इट? चलिए अब जो है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, विकर्ण के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण की आवश्यकता क्यों हुआ, ठीक है? अब देखिए विकर्ण क्या होता है। विकर्ण से आपको ये पता चलेगा ना कि कोई भी जो ठोस आकृति है ना, चाहे घन है चाहे घनाभ है, अगर आपको ये पता करना है कि इस घन में चाहे इस घनाभ में अधिकतम कितनी लंबाई की हम वस्तु को रख सकते हैं, तो वो अगर आपको पता करना है तो आपको निकालना होगा उसका विकर्ण। क्या निकालना होगा? विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, कैसे होता है, ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये देख रहे हैं ना, ये फिगर एक घनाभ है ना, तो इसका पिछला सतह देख, पिछला वाला देख रहे हैं, पिछले वाला जो इसका पृष्ठ है उसका यही ना है कोर, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो पीछे वाले में शीर्ष आएगा ना, आएगा ना, जहां पर ये कोर और ये कोर जाके मिल रहे हैं, यही शीर्ष कहलाएगा। अब इस पीछे वाले कोर से ऊपर के पीछे वाले, या पीछे वाले के ऊपर के कोर से, ठीक है ना, आप आ जाइए आगे वाले के नीचे के कोर में, और वो भी उसके विपरीत इधर साइड में।
अब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई आएगी इस कोण से उस कोण तक की, यही कहलाती है विकर्ण। क्या कहलाती है इसकी? विकर्ण। तो कोई भी अगर त्रिविमीय आकृति है ना, चाहे घन है चाहे घनाभ है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप उतने लंबाई के वस्तु को रख सकते हैं जितना उसका विकर्ण होगा। क्या होगा? उसका विकर्ण होगा। समझ में आई बात? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब किसी भी वस्तु में किसी भी घन हो चाहे घनाभ हो, अगर हमें ये पता करना है कि उसमें अधिकतम हम कितनी लंबी वस्तु रख सकते हैं, तो आप उसका विकर्ण आराम से निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा अधिकतम कितनी लंबाई की वस्तु उसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। समझ में आई बात? तो अब विकर्ण कैसे निकालते हैं? तो विकर्ण के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब लंब का वर्ग सॉरी लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। इसको जब इंप्लीमेंट करते हैं तो हमको क्या पता हो जाता है? विकर्ण पता हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है आप पढ़ेंगे कि शंकु क्या होता है। क्या शंकु? अब जो है क्या पढ़ना है? शंकु क्या होता है। तो शंकु जो होता है, शंकु को लंबवृत्तीय शंकु भी कहते हैं। और शंकु का, किसी शंकु का नाम लंबवृत्तीय शंकु कब पड़ता है, इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले शंकु की डेफिनेशन के बारे में सोचते हैं। दरअसल होता क्या है शंकु में? शंकु भी एक 3D फिगर ही होता है। ठीक है ना? शंकु भी क्या होता है? एक 3D फिगर होता है। मतलब उसमें भी 3 विमाएं होती हैं। समझ में आई बात? देखिए, जैसे शंकु कहते किसे? अब इस चीज को समझिए। 3D फिगर होता पहले तो क्लियर हो गया। अब शंकु कहते कि इससे है, तो दरअसल एक शीर्ष होता है। क्या होता है? एक शीर्ष होता है और एक होता है आधार। और आधार किस प्रकार का होता है इसका? वृत्तीय आकार का। किसके आकार का? वृत्त का आकार। अब इस शंकु से इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर, इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए कि बनाते हैं, तो इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर मिलाने से, इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्या करने से? मिलाने से जो आकृति निर्मित होगी, जो आकृति क्या होगी? निर्मित होगी, वही आकृति कहलाती क्या है? शंकु कहलाती है। कुछ कुछ दिखा शंकु के टाइप का? है ना? ये क्या कहलाएगा? एक शंकु कहलाएगा। और ये शंकु, इस शंकु का हम नाम क्या देने वाले हैं? इस शंकु का हम नाम देने वाले हैं लंबवृत्तीय शंकु। क्या नाम? लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय शंकु इस शंकु का नाम है। लंबवृत्तीय इसलिए है क्योंकि इसका शीर्ष है और शीर्ष के अलावा एक वृत्तीय इसका आधार है। आधार किस तरह का है? वृत्त की तरह का आधार है। इसलिए इस शंकु को आप क्या बोलेंगे? लंबवृत्तीय शंकु। वृत्तीय शंकु। समझ में आया? यस सर। अब लंबवृत्तीय शंकु के बारे में और चीजों को समझते हैं। अगर देखिए तो लंबवृत्तीय शंकु ने, इस फिगर को थोड़ा सा हम और ब्रॉड में समझाते हैं। दरअसल कोई भी जो शंकु होता है ना, यस सर, वह किसी भी जिस शंकु को जिस बेलन से लिया गया होता है, उस बेलन के आयतन का 1/3 होता है। मतलब किसी भी बेलन से ना, किसी भी लंबवृत्तीय बेलन से, लंबवृत्तीय बेलन किसे कहते हैं अभी आगे फिगर में समझ में आएगा। लेकिन किसी भी लंबवृत्तीय बेलन में से 3 समान आयतन वाले आप क्या कर सकते हैं? शंकु को बना सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन किसी भी लंबवृत्तीय जब बेलन से एक शंकु को काटेंगे ना, लंबवृत्तीय बेलन से एक शंकु को निकालेंगे ना, तो उस शंकु का आयतन जो होगा उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का 1/3 होगा। ये बात याद रखना है। क्या? 1/3। अभी इसके बाद हम उसको क्या करेंगे? बेलन को भी पढ़ाएंगे। बेलन को भी पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हमको चाहिए था कि बेलन को पहले बता देना।
ठीक है। तो बेलन का दरअसल जो आयतन होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, फिर दिमाग में आ सकता है कि हम शंकु क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्या शंकु के आकार का किसी फिगर को नहीं देखे हैं? कोई ऐसा कोई वस्तु नहीं देखे, कोई ऐसा कोई मापने वाला चीज नहीं देखे जो शंकु के टाइप का दिख रहा हो? देखे होता है ना। तो फिर उसका आयतन वेतन की गणना करना हो, उसके उसमें बनाने में कितना हमको मटेरियल लगेगा उसकी सब गणना करना, तो हमको शंकु के बारे में आयतन पृष्ठ सब पता होना चाहिए ना। तो इसका इंपॉर्टेंस ये चीज, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस भी हो जाता है शंकु का। तो शंकु का जो मैंने बताया कि मैंने यही बताया कि शंकु का जो होता है ना, शंकु का जो आयतन होता है ना, वो जो बेलन होता है उसके पृष्ठ उसके जो आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए एक चीज और बात करते हैं शंकु में। तो शंकु में जो होती हैं 3 चीजें होती हैं। ऊंचाई 2 होती है इसमें। ऊंचाई कितनी होती है? 2। एक जो ऊंचाई होती है, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया शंकु का क्या त्रिज्या हो गया आधार की। शंकु के आधार की क्या हो गया? ये त्रिज्या, जिसे किससे इंडिकेट करते हैं? आर से। ठीक है। और ये जो होती शंकु के शीर्ष से और उसके आधार को मध्य बिंदु को मिलाने वाली, जो केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको लंबाई को बोलते हैं एच, हाइट। क्या बोलते हैं इसको? हाइट है ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। ठीक है। ऊंचाई क्या होता है? मैंने शंकु में 2 ऊंचाइयां होती हैं। कितनी ऊंचाइयां होती हैं? 2 ऊंचाइयां। एक होती ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और एक होती तिर्यक ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर क्या होती है? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वो होती है जो शीर्ष से उस जो उसका वृत्त होता है, जो आधार वृत्त होता है, उस आधार वृत्त के केंद्र को मिलाती है, वो जो होती है उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है। समझ में आया? और तिर्यक कौन होती है? तिरछी ऊंचाई कौन होती है? तो उस शंकु के शीर्ष से वो जो हमारा वृत्त जो होता है, वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये क्या कहलाती है? तिरछी ऊंचाई। क्या कहलाती है ये? तिरछी ऊंचाई। तो इसमें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को, शंकु के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को यच से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? यच से। और जो तिर्यक ऊंचाई जो होती है, तिर्यक या तिरछी ऊंचाई जो होती है, उसको इंडिकेट करते हैं यच से। और आधार की त्रिज्या आप जान ही रहे हैं, त्रिज्या क्या है आधार की? आधार की त्रिज्या क्या है? आर है। ठीक है। चलिए इन चीजों को जान लिया आपने और आयतन का सूत्र जान लिया कि शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दरअसल पाई आर स्क्वायर एच क्या है? बेलन का आयतन है। और बेलन के इसके इस फार्मूले से ये पता चलता है, तो अगर ये बेलन का आयतन है तो उसका 1/3 है, इसका मतलब बेलन के आयतन का 1/3 होता है। किसका आयतन? शंकु का आयतन। क्लियर? अब देखिए, अब बात करते हैं हम किस केस में रह गया अभी? पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब देखिए, अब एल की आवश्यकता पड़ गई ना। एल की आवश्यकता किस लिए पड़ रही है? किस लिए पड़ रही है एल की आवश्यकता? क्या क्या ज्ञात करने के लिए एल की आवश्यकता पड़ रही है? ज्ञात क्या करने के लिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एल की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है। तो इसलिए अभी इसमें बहुत कुछ सीखना है। ये आपका केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन हो सकता है कि जो शंकु के आकार की जो वस्तु बनाई गई है वो चारों तरफ से है, नीचों से अगर पैक कर दी गई तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। किसकी? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात करें तो नीचे वाला किस आकार का है भाई? तो उसका भी क्षेत्रफल उसमें क्या हो जाएगा? इसलिए जब हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे, इस संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल में हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब जब पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जब जोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या मिलेगा आपको? पाई आर कॉमन ले लीजिए। आर पाई इसमें भी, आर यहाँ भी है, पाई यहाँ भी, आर स्क्वायर एक आर तो निकाल सकते हैं आप। एक आर यहाँ भी, एक आर यहाँ मिल जाएगा, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। भी पाई तो कॉमन है ये, तो अब क्या बचा? तो पाई निकल गया, आर निकले, क्या बचा? एल। पाई निकल गया, एक आर निकल गया, क्या बचा? आर। तो इसका मतलब क्या होगा? पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। ये किसका फार्मूला होता है? शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अंडरस्टैंड? एक बात और,
पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपने क्या किया, समझ लिया। इसके साथ ही हमें एक चीज और समझना है इसमें। अगर हमें ऊंचाई पता हो और त्रिज्या पता हो, ऊंचाई पता हो और क्या पता हो, त्रिज्या पता हो, तो हमको यल निकालना होगा कैसे। जैसे हो सकता है कि हमेशा आपको यल न दिया हो, अगर आयतन निकालने के लिए दे दिया हो, कह दे कि आयतन बताओ, ये उसका हाइट है और ये जो है उसका हाइट h है और ये r है, तो आयतन को निकालने के लिए हमारे लिए पर्याप्त है, हमको r और h चाहिए ही, r और h चाहिए, हम आयतन तो निकाल लेंगे। लेकिन कहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए तो फिर हमको क्या चाहिए, यल चाहिए। तो फिर हमें यल निकालने के लिए तरीका क्या है, तो तिरछी ऊंचाई निकालने का भी एक सूत्र होता है। तिरछी ऊंचाई निकालने, तिरछी ऊंचाई किससे निकट करते हैं बच्चों, यल से। अब इसके निकालने के लिए सूत्र होता है कड़ी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मतलब अगर h का मान पता है और r का मान पता है तो आप तिरछी ऊंचाई यल का भी मान क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। एक बात और छूट रहा है इसमें यहाँ पे। अच्छा, अब क्या है, एक चीज और छूटा हुआ है। कहीं कहीं पर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम पूछेगा, कहेगा, और कहीं कहीं कह देगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक ही बात हुआ, लेकिन बहुत अलग भी बात हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप बात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो आप बात करें तो आप कह सकते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कह सकते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कह सकते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कह सकते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर कह दिया जाए और फिर अगर बात किया जाए अगर तो शंकु का पृष्ठीय, लेकिन शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। बेलन के पृष्ठीय को बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। इसका मतलब सोच रहे होंगे तब तो घन के भी पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि घन का जो पृष्ठ होता है वो वक्र क्या कर्व में नहीं होता है, उसमें क्या होता है, कॉर्नर आए हुए होते हैं, कोने आए हुए होते हैं, ऐसे गोल नहीं होता है वो। तो जो गोल होगा, समझ में आया, जो सीधे सीधे रेखाओं से नहीं बना होगा, गोल होगा, वो कहलाता है वक्र कहलाता है। तो शंकु में आप देख सकते हैं ये कैसे बन रहा है, वक्र की तरह का बन रहा है ना। ऐसे बेलन जो है इसमें भी वक्र गोल होता है कि नहीं होता है उसका सरफेस, तो इसलिए उनको शंकु के भी पृष्ठ को वक्र पृष्ठ कह सकते हैं आप, बेलन के पृष्ठ को वक्र पृष्ठ कह सकते हैं, शंकु से ये छिन्नक बनता है उसका भी वक्र पृष्ठ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शंकु के बारे में। नोट करना है तो इसको फार्मूले को नोट कर लीजिए, ये भी लिखे हुए हो। तो अब जो है, अब शुरू करते हैं। अगला जो है वो है बेलन। अब बात करेंगे किसके बारे में, बेलन के बारे में। तो बेलन मतलब लंबवृत्तीय बेलन, यहां भी चर्चा की जाएगी। देखिए, आप दो एक सीधी सीधी लाइन खींचिए लगभग समांतर, और उसके दोनों ऊपरी सिरे पर भी एक दोनों सिरे, उसके दोनों लाइनों को जोड़ते हुए वृत्त बनाइए, नीचे बनाइए, आपका बेलन बन के क्या हो गया, तैयार होगा। बेलन को सिलेंडर है कि सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं दिया सर, इंग्लिश में नहीं दिया, यहाँ पे दिया है नहीं CYLINDER, सिलेंडर जिसको बोलते क्या है, बेलन। और इसी बेलन को आप अलग भी नाम दे सकते हैं, और वो हो सकता है आपका लंबवृत्तीय बेलन। देख ही नहीं रहा है, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। तो हम लोग किस सब ठोस आकृति के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं, सिलेंडर, CYLINDER, जिसको बोलते हैं क्या, बेलन। बेलन को भी हम लोग कह सकते हैं लंबवृत्तीय बेलन। जैसे शंकु क्या कह रहे थे, लंबवृत्तीय शंकु,
वैसे ही बेलन को भी क्या बोलेंगे? लंब वृत्तीय बेलन। अब लंब वृत्तीय बेलन के लिए आप आराम से फिगर आउट कर सकते हैं। दो समांतर रेखाएं खींचिए, लगभग रेखाएं का जो माप हो बराबर हो, ऊपर दोनों सिरों को, रेखाओं के सिरों को मिलाते हुए वृत्त बनाइए, नीचे बनाइए, आपका बेलन बनके क्या हो गया? तैयार। अब बेलन में कौन क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। बेलन में जो होता है ये है बेलन का आधार और ये है बेलन का टॉप, ठीक है। अब बेलन के आधार किस आकृति का है? वृत्त के। मान लीजिए वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से इसकी जो ये है इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? आर, त्रिज्या कहलाएगी। इसमें जो होता है इसमें दो ऊंचाइयां नहीं होती हैं संघ की तरह, इसमें केवल एक ही ऊंचाई होती है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, जिसको इंडिकेट करते हैं किससे? यच से। किससे प्रदर्शित करते हैं? मतलब बेलन में दो चीजों की विशेष आवश्यकता है हमको, किसकी किसकी? एक आर की और एक किसकी? एच की। अब देखिए, अब बेलन में आर है त्रिज्या और एच क्या है? उसकी हाइट। तो बेलन के अब सभी सूत्रों को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेलन का आयतन। क्या? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। मतलब बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना है तो आपको उस बेलन की ऊंचाई एच पता होना चाहिए और त्रिज्या क्या पता होना चाहिए? आर। तो आप आराम से उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? आपने ऐसा अपने लाइफ में जरूर देखा होगा दैनिक जीवन में कि सिलेंडर के टाइप के बहुत से ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं। जैसे जिसमें तेल आता है, आपने देखा होगा तेल ड्रम में आता है, ऐसे बोतल भी होते हैं, ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे कैन वैन भी होते हैं ऐसे। तो ये आयतन के लिए, बेलन के आयतन के लिए फार्मूला ये हो गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोल सकते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर। एक बात तो याद है ना, आयतन कभी भी क्यू में लिखा जाता है? यस सर। घन इकाई में लिखा जाता है, ये तो पता होना चाहिए सबको। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है, स्क्वायर लगाया जाता है, जो भी रहता है, सेंटीमीटर चाहे मीटर कुछ भी रहेगा। तो अंडरस्टैंड है? अब देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ आप नहीं समझ रहे कि इसका संपूर्ण भी होता होगा। ये तो हम वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं। वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला है चारों तरफ से, अभी ऊपर और नीचे का जुटा हुआ उसमें नहीं है, तो उनको भी जोड़ देते हैं तो वो संपूर्ण हो जाएगा। तो लिख देंगे तब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा होता है, पहला तो जगह 2 पाई आर एच, ये आपका वक्र है और इसमें आपको नीचे का भी जोड़ लीजिए। नीचे किस आकार का है? वृत्त के। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? आप फिर इसमें जोड़ दीजिए पाई आर। ऊपर का वृत्त क्या आकार है तो ऊपर का भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब आप पाया क्या? 2 पाई आर एच। अब पाई आर स्क्वायर, एक पाई, यहाँ कुछ नहीं देखा है ना, एक पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन ले लीजिए इसमें से, क्या किया? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये 2 कॉमन हो गया, ठीक। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी, पाई कॉमन, आर यहाँ भी है, आर 2 को यहाँ पे देखो तो मिल ही जाएगा ना, आर भी कॉमन ले लीजिए। अब जब 2 पाई आर कॉमन हो ही गया तो क्या बचा यहाँ पे? एच। आई में 8 आर निकल गया तो क्या निकला? आर। ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अंडरस्टैंड है? तो बेलन का आयतन हो गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से सिलेबस में ये जो जितना भी है ये क्या हुआ? समाप्त हुआ। लेकिन इसका नहीं होता है। हाँ? इसका विकर्ण, बेलन का विकर्ण नहीं, बेलन का विकर्ण नहीं होता है वैसे, लेकिन बेलन में भी अगर देखा जाए तो इसमें इसकी ऊंचाई से भी लंबी वस्तु क्या की जा सकती है? रखी जा सकती है। आप जब यहाँ से माप जो है यहाँ तक अगर निकाल लेते हैं तो इसमें रखी जा सकती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही और भी चीजें हैं जो वृत्त है, गोला है, गोला भी तो पढ़ना है ना, क्योंकि गोला को जब आप पढ़ेंगे तो भी आप क्वेश्चन को, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं क्या? गोला। क्या पढ़ लेते हैं? गोला को। गोला क्या होता है? इसी बेलन के साथ साथ कहीं कहीं पर ऐसा ही बात होता है जिसमें बात की जाती है दो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाती है, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल और अंतः पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या है? ये दिमाग में डाउट बन सकता है। इसके लिए तो फिर क्या करेंगे?
दरअसल उसमें होता क्या है, हम इस स्थिति में जब वो इस स्थिति में होता है, जैसे मान लीजिए यह एक है बेलन, हमने क्या किया, बना दिया, ओके, बन गया बेलन। अब क्या करिए, बेलन जो है, जो बना हुआ बेलनाकार जो भी चीज है, वो जो है ना मतलब पूरा नहीं, क्या मतलब है एकदम खाली खाली, मोटा है उसका चादर, उसकी दीवारें जो है क्या है, मोटी है दीवार, देख रहे हैं ना कितनी मोटी है, ये क्या है, उसकी दीवार है, इतनी मोटी है। तो अब बताइए, क्या जितना उसका जो बाह्य पृष्ठ होगा, क्या अंदर का भी जो पृष्ठ होगा, ये अंदर का पृष्ठ उतना ही होगा, क्या होगा तब, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा ना। तो इसका पृष्ठ निकालते तब इसमें दो त्रिज्याएं हो जाएंगी, बाह्य पृष्ठ के लिए अलग त्रिज्या क्या करेगी और अंतर पृष्ठ के लिए अलग त्रिज्या क्या करेगी, वो क्या होती है। अब देखिए, जैसे ये केंद्र तो आपका दोनों के लिए वही होगा, अब यहां से जो है यहां तक की जो दूरी होगी, ये जो बाह्य पृष्ठ यहां तक की जो दूरी होगी, ये एक त्रिज्या हो गई अलग, समझ में आया। तो जब इस त्रिज्या से, जैसे मान लीजिए इसको R1 मान लिया जाए, तो इस R1 त्रिज्या से आप इसका पृष्ठ, इसका जो वक्र पृष्ठ और बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब इतना बड़ा त्रिज्या रखेंगे तब ये वाली त्रिज्या, अंतर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तब क्या करेंगे, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब उसके लिए आपका त्रिज्या घट जाएगा, यहां से केवल यहां तक, समझ में आया। अब ये मान लीजिए R2 है, तब R2 आपको त्रिज्या लेना पड़ेगा जब अंतः का निकालना होगा। तो ये R2 कैसे निकलेगा, जब आपको ये R1 पता रहेगा, यहां से यहां तक का दूरी पता रहेगा, और ये पता रहेगा कितनी मोटी है, ये पता रहेगा, तो इस पूरे में से इतना मोटी वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको ये वाला अंदर वाला R2 वाला पता हो जाएगा। तो R2 ऊंचाई दोनों में कहीं होगा, चाहे अंदर वाली उसके भी तो ऊंचाई वही है, बाहर वाले की ऊंचाई एक ही होता है, बस R1 और R2 चेंज हो, R1 और R2 अलग अलग हो जाते हैं। तो समझ में आया। तो उस स्थिति में जब अंतः पृष्ठ और बाह्य पृष्ठ की बात की जाती है, तब स्थिति की बात की जा रही है, समझ में आई बात। और जब हम केवल बाह्य पृष्ठ की बात करते हैं, तो वहां पर जैसे जब अंदर और बाह्य वाला बात करिएगा, तो सबसे पहली बात ये है ना कि उसमें बता देगा कितनी मोटी है, चादर से बनी हुई है वो, समझ में आया। नहीं तो इसको नगण्य माना जाएगा अंदर बाहर के लिए, अगर बताना रहेगा तो बता देगा इतनी मोटी है, तब आपका अंदर बाहर दो अलग अलग चीजें निकलने लगेंगी। अंडरस्टैंड है। यस सर। चलिए लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। क्या है, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। अगला क्या है, गोला है। अब देखिए, अब बात करेंगे गोला के बारे में। तो गोला और वृत्त में ना डिफरेंट होता है, गोला और वृत्त में क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। गोला क्या होता है, गोला वह चीज होता है जो चारों ओर से उभरा हुआ रहता है, भरतू होता है, चारों ओर से क्या रहेगा, उभरा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, चारों ओर से उभरा हुआ रहेगा, ठीक है ना। और इसके हर एक उसका जो पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ के हर एक बिंदु से उसका जो केंद्र होगा, बीच की दूरी क्या होगी, बराबर। जैसे मान लीजिए कि एक गोला है, इसका पृष्ठ मान लीजिए ऐसे उभरा रहेगा ना, तो जो इसका केंद्र होगा ना, हमेशा जब इसके पृष्ठ से कहीं से भी दूरी से मापेंगे, जब केंद्र की दूरी क्या आ जाएगी, हमेशा बराबर आएगी। समझ में आया। तो कोई पूछा गोला क्या है, तो कहेंगे गोला जो होता है, एक गोला जो होता है, इसका डेफिनेशन अगर बताना चाहें तो एक गोले के पृष्ठ के हर एक बिंदु से गोले के केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, जब समान होती है तो वही गोला कहलाता है। एक ऐसा ठोस आकृति जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से उसके केंद्र के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, तो वही क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। समझ में आया, गोला का डेफिनेशन समझ में आया। क्या बोलेंगे, एक ऐसी ठोस आकृति जिसके केंद्र से उस आकृति के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से दूरी क्या हो, बराबर हो, उसके बीच की दूरी बराबर हो। किसके बीच की दूरी, उस ठोस आकृति के केंद्र और ठोस आकृति के पृष्ठ पर के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी क्या हो, हर जगह बराबर हो, तो वही क्या कहलाता है, गोला कहलाता है। अब हम समझेंगे गोला के दो चीजों के बारे में। गोला का भी तो फिर पृष्ठ होता होगा ना, अब पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको समझेंगे, और फिर से गोले का जो आयतन क्या होता है इसको जानेंगे। दो फार्मूले इसमें होंगे गोले। अब जब गोले को पढ़ेंगे तब गोला करने के लिए आधा मार देंगे, लेकिन क्षेत्रफल में ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले देख लीजिए, गोले का हम क्या निकालते हैं, पहले आयतन। गोले क्या हम समझते हैं, आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब।
पाई आर क्यू। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। पाई क्या है जानते हैं? पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। पाई का मान 22/7 कब रखते हैं? जब आर का मान 7 से क्या होने वाला हो? कटने वाला हो, तब प्राय 22/7 रखा जाता है। तो ये हो गया आपका गोले का आयतन। अब गोले का क्या लिखेंगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें ये मत ढूंढिएगा संपूर्ण पृष्ठीय की कौन पृष्ठीय, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में सब आ जाएंगे, ठीक है ना। गोला तो सभी होगा ना, चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, ऐसे बराबर समतल मतलब बराबर पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इतना फार्मूला आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते हुए चले आए, एक कॉमन चीज याद है? यस सर। इन सभी लगभग सभी में किसमें केवल आपको केवल बेलन को और शंकु को छोड़ करके लगभग सभी ठोस आकृतियों के आयतन में जो होता है 3 घात आता है। किसको छोड़ करके? शंकु और बेलन को। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौ घात आता है? 2 घात आता है। लेकिन बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 घात नहीं आता, कोई घात नहीं आता, खाली होता है 2 पाई आर एच। ये कॉमन चीज याद रखना। कॉमन चीज क्या है कि अक्सर पृष्ठीय क्षेत्र, अक्सर शब्द ध्यान देना, अक्सर पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौ घात रहता है? 2 घात। कितना घात रहता है? 2 घात। और आयतन पर कौ घात रहता है? 3 घात। समझ में आया? तो अब देखिए ये हो गया गोले के लिए। अब यही अगर हम बात करें अर्धगोले की, अर्धगोला मतलब यहीं से क्या कर दिया जाए? इसको काट दिया जाए। तो जरा सोचिए। अच्छा, तो अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो जब अर्धगोले का आयतन निकाला जाएगा तो जो गोले का आयतन उसका क्या हो जाएगा? वो आधा। तो 4/3 में 4/3 पाई आर क्यू में भाग देंगे कितना से? 2 से। तो जब 2 से आप भाग देंगे तो 4/3 पाई आर क्यू गुणे 1/2 हो जाएगा, गुणे बदल जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 2 करने 2 दूनी आया आपका 2/3 पाई आर क्यू। जो भी आएगा उसको घर में लिखना होगा। अंडरस्टैंड? अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कितने सोचेंगे? अरे सर जी, इसमें भी क्या कर दीजिए? 2 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, लेकिन हम 2 से अगर भाग दे दें, अगर मान लीजिए यहां से इसको क्या कर दें? काट दें, तो क्या जब हम यहां से इसको काट देंगे तब तो ये ऐसे कुछ लगेगा दिखने? यस सर। ठीक है। तो ये तो आधा तो आपका पृष्ठ बचा हुआ है, लेकिन नीचे तो आ गया पृष्ठ है, समझ आया ना। तो अगर केवल इस पृष्ठ की बात की जाती तब आप 2 से भाग दीजिएगा, तब कितना हो जाएगा? 2 पाई। तब क्या करना होगा आपको? 4 पाई जो आर स्क्वायर है इसमें 2 क्या कर दीजिए? भाग दीजिए, क्या आ जाएगा आपका? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन कब की बात? जब केवल ये सब बाहरी जो पृष्ठ है इसकी बात, जब केवल वक्र की बात किया जाएगा इसका, तब केवल होगा। जब संपूर्ण की बात किया जाएगा, जब यही क्या कर दिया जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ की जब बात किया जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे बच्चों? जोड़ देंगे, क्योंकि ये किस आकार का है? वृत्त आकार का, उसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? इस प्रकार से अब जो होगा पाई आर स्क्वायर कॉमन भी ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन भी ले लेंगे तो फिर 2 1 3 फिर बच गया, फिर वही होगा 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कम से कम इतना बुद्धि तो लगाए। तो ये हुआ आपका इस चैप्टर को अब पढ़ने से पहले। अब हम लोग आराम से जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो आराम से समझते हुए क्या करेंगे? चले जाएंगे। तो ये चीजें जो है, ये भी फार्मूला जो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर अब चैप्टर की शुरुआत होगी। ऊपर बोला खेलेंगे नहीं, बोला चलो छोड़ो।